लोगों के साथ ये डिमांड रखनी शुरू कर दी कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब में हिस्सा दिया जाए। तो ये बिल्कुल, जबकि वो है सवर्ण। हाँ, वो सवर्ण है बिल्कुल। वो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक फैक्टर डाल दिया गया ताकि ये कम्युनिटीज़ को डिस्टर्ब करके। अब हिंदुस्तान में देखिए क्या हुआ इससे पहले, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान यही करके सरकार आई, एक बंदे को दूसरे से लड़ा दिया गया, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे ये फैक्टर डाल दिया गया कि आप लड़ो और इसका फ़ायदा जो है हम उठाएंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर एक आज प्रदर्शन हुआ जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया, और बड़े ही काफ़ी सारे ओबीसी समाज के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मांगे थी कि जम्मू कश्मीर में जो और जातियों को SC and ST शेड्यूल में शामिल किया जा रहा है वो इलीगल है, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके कारण जो है अभी जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है उनके मौके घट जाएंगे, क्योंकि जो लोग इस वक्त जो नया रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो लोग असल में अपर कास्ट हैं और प्रिविलेज्ड हैं, जस्ट बिकॉज उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन सेम है। एक सेम नहीं है, समवेयर सेम है, लगभग सेम है, समवेयर कहीं कहीं। हाँ, देखिए जो लोग, मैं अच्छा, हर जगह सेम वो भी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कि क्या सिचुएशन क्या है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, जहाँ पे ये मुद्दा अभी उठ रहा है, ये मेन देखा तो जम्मू कश्मीर पूरे का है, लेकिन राजौरी पुंछ में ये जो दो कम्युनिटीज़ हैं डोमिनेंट हैं। हाँ। पहाड़ी कम्युनिटीज़ में ओबीसी भी आ जाते हैं। हाँ। मतलब पहाड़ी कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, समझ रहे हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग जाति के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और गुज्जर कम्युनिटी एक अलग ट्राइबल कम्युनिटी है। गुज्जर कम्युनिटी को 1991 में आरक्षण में शामिल किया गया था, शेड्यूल ट्राइब दी गई थी। और बाकी कम्युनिटीज़ जब उन्होंने ये कंटेंशन रखी थी कि हम यहाँ पे ज्योग्राफिकल रीजन हमारा सेम है, हम यहाँ पे रहते हैं, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो लोग अपर कास्ट लोग थे। चाहे वो मुस्लिम हायरार्की में आप देख लीजिए, चाहे हिंदू हायरार्की में देख लीजिए, वो लोग अपर कास्ट के लोग थे, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का जो पन्ना था वो इसलिए लाया था क्योंकि समाज में जो लोग दबाए हुए हैं, जिनके साथ सामाजिक भेदभाव हो रहा है, हाँ, सोशली बैकवर्ड, और उन जिनके साथ हर किस्म का अत्याचार उन पे, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन समाज में हो रहा है, ताकि वो लोग जो है मेन स्ट्रीम लोगों के साथ आके जुड़ सकें। तो आरक्षण की मदद से जम्मू कश्मीर में जब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है नोमैडिक कम्युनिटी है, ठीक है, इनका नोमैडिक कल्चर है। ये गर्मियों में जो है पहाड़ों पे चले जाते हैं और सर्दियों पे प्लेन्स में आ जाते हैं, और इनके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है ताकि ये एक जगह पे 12 महीने सस्टेन कर सकें। इसलिए वो क्या करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं और वहाँ पे अपने माल मवेशी चराते हैं, और 6 महीने के बाद जब ठंड आ जाती है तो वो प्लेन्स में आ जाते हैं। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, इसी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इनको क्या किया गया था, आरक्षण दिया गया था। ये ट्राइबल्स हैं, ठीक है, ट्राइबल्स हैं। अब उसमें से इस आरक्षण की मदद से, जैसे मैं आज आके दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही मेरे कई साथी जो हैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ रहे हैं, और सिविल सर्विसेज में ही कुछ लोग हमारे आ रहे हैं, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हों, चाहे वो इंडियन सिविल सर्विसेज हों, UPSC हो। तो इस चीज़ को देख के कुछ लोगों के आने से, अगर मैं यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी पूरी कम्युनिटी आज फॉरवर्ड हो गई है, वो मेन स्ट्रीम लोगों के साथ जुड़ चुकी है। तो उनका ये कंटेंशन है कि ये लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन अब बेहतर हो चुकी है, तो हम लोगों को भी मौका दिया जाए, हम लोगों को भी यहाँ पे साथ में इनके जोड़ा जाए। क्या इकोनॉमिकल कंडीशन? मैं पूरा कर लेता हूँ पहले जी। वो पहले से देखिए, OBC का कोटा रिजर्वेशन वो एंजॉय कर रहे हैं, पहाड़ी स्पीकिंग वो एंजॉय कर रहे हैं, OBC वो एंजॉय कर रहे हैं, EWS वो एंजॉय कर रहे हैं, और RBA वो एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, अगर वो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है, इकोनॉमिकल कंडीशन जो है इनके साथ मिलती है या कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, तो सरकार ने EWS किस लिए लाया है, EWS का कोटा किस लिए लाया है, इसीलिए लाया है। लेकिन मुद्दा यहाँ ये नहीं है, मुद्दा यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। अभी जब 370 टूटने के बाद वहाँ पे रिजर्वेशन पूरी तरह से लागू हुआ तो 10% रिजर्वेशन मिलने लगा, तो इसमें जो है वहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिली शेड्यूल ट्राइब को। तो
हमारे एरिया में वहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जब मिली, 9 पोस्ट पे, जब 9 सीटों पे जहाँ पे रिजर्वेशन मिली, तो जब जो एलिट क्लास के लोग थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, वो जहाँ पे उनका डोमिनेंस था, जो वहाँ पे जिन लोगों का प्रभाव था, वो वहाँ पे राज करते थे, वहाँ पे मतलब इलेक्शन जीतते थे, तो उनसे तो वो चीज़ मतलब वहाँ पे आरक्षण अगर एसटी को मिल गया तो वो तो लड़ नहीं सकते। तो उन्होंने इस चीज़ का सहारा लेके, ये कंटेंशन रख के लोगों के साथ ये डिमांड रखनी शुरू कर दी कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब में हिस्सा दिया जाए। हाँ। तो ये बिल्कुल, जबकि वो है सवर्ण। हाँ, वो सवर्ण हैं बिल्कुल, वो जो हैं प्रिविलेज लोग हैं। हाँ। वो हर तरीके से देख लीजिए, चाहे वो सोशली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए, एजुकेशनली देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट में देख लीजिए, वो लोग डोमिनेंट रहते हैं। हाँ। तो कहने का ये मतलब है कि वो लोग जिनके पास इतने सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मतलब जो प्रिविलेज्ड हैं हर तरीके से, तो वो लोग कैसे आरक्षण मैं नहीं कहूँगा, शेड्यूल ट्राइब कैसे डिजर्व करेंगे? आरक्षण तो वो ले रहे हैं, 40% रिजर्वेशन इंजॉय कर रहे हैं, तो ये 10% रिजर्वेशन जो हालांकि सिर्फ शेड्यूल ट्राइब जो है, गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी और कुछ कम्युनिटीज़ हैं, गद्दी सिप्पी कम्युनिटीज़, इनको दिया गया है। तो ये उनका ये हक ये भी छीन के वो लोग इनको दोबारा उस सिचुएशन में लाना चाहते हैं जिस सिचुएशन में वो पहले राजवाड़ों के टाइम पे वहाँ पे हमारे ऊपर जिन कास्ट ने हमारे ऊपर राज किया था, वो दोबारा, ताकि वो इस लेवल पे पहुंच जाए, ताकि हमें दबा के दोबारा डोमिनेटिंग स्थिति में आना चाहते हैं। मतलब दोबारा डोमिनेटिंग स्थिति में वो लोग आना चाहते हैं। तो मेरा सवाल इसमें यह है कि जो अभी आपने जिन कम्युनिटीज़ का नाम लिया, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़, उनकी जो है सोशल स्थिति क्या वो बेहतर हुई है जो अभी तक आरक्षण मिलेगा? क्योंकि सवाल ऐसा ये बोल रहे हैं कि बेहतर हो गया तो आप दे दो हमें भी। कैसे बेहतर हो गया आप ये बताइए? आप जाके देखिए, वहाँ पे ट्राइबल्स लोग हैं, ये इन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है लोगों के पास। अब ऐसा नहीं है कि पूरे, अब मुझे बताइए, एसटी समाज है जो भारत में, क्या वो सभी लोग झोंपड़ियों में रहते हैं? क्या अभी आदिवासी हैं सब लोग? उनमें से रिजर्वेशन की मदद से कुछ लोग लेके, कुछ लोग क्या बाहर उनका आ अधिकार गए नहीं उस है? गरीबी से। ये तो उनका अधिकार है ना, कि वो लोग वो सारी चीजें एंजॉय कर सकें जो एक सामान्य जो एक आदमी है वो भारत में जो एंजॉय करता है, वो तो हर किसी का अधिकार है। वो तो शेड्यूल ट्राइब का, आप ये चाहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब का जो आदमी है वो वहीं पे पहाड़ों में रहे, वहीं पे मरे, वहीं पे गले, उसका कोई अधिकार नहीं है कि मेन स्ट्रीम लोगों के साथ जुड़ने का? यही तो उसका अधिकार है। ये रिजर्वेशन इसीलिए दी गई है ताकि वो उस चीज से निकल के मेन स्ट्रीम लोगों के साथ जुड़ सके। तो आप इन लोगों का ये कहना है कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर हो चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर नहीं होनी चाहिए थी? हम समाज में बराबर के हिस्सेदार होकर बैठने नहीं चाहिए थे हम लोग? क्या कुछ लोग जब आज आरक्षण की मदद से वहां से निकल के आज जो है मेन स्ट्रीम लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ कंधा मिला के चल रहे हैं, क्या उनको ये चीज़ हाजम नहीं हो रही? वो चाहते हैं कि जिस तरह से इन पर दबाव डाला जा रहा था, जिस तरह से इनको दबा के रखा हुआ था, इनके साथ जो सामाजिक भेदभाव किया जा रहा था, कि ये उसी स्थिति में रहने चाहिए थे? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जम्मू कश्मीर में देखा जाए जो सिचुएशन है, उन लोगों की कंटेंशन है कि ये इकोनॉमिकली जो है बेहतर हो चुके हैं, एजुकेशन में भी ये बेहतर हो चुके हैं। क्या मैं बेहतर हुआ हूँ? मेरी कम्युनिटी पूरी बेहतर हो चुकी है? एक एग्जाम्पल से ये नहीं कहा जा सकता कि एक पूरा समाज, अगर आप बाहर आ गए हैं तो पूरा समाज भी आज बेहतर की स्थिति में हो चुका है। वो एक एग्जाम्पल हैं आप, और शायद आज तक भी अपवाद हैं, है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं। बट अलग अलग जगहों पे पूरे देश में अलग अलग कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन का फ़ायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि छोटी छोटी जो सोशल ग्रुप हैं जो कि अपने एरिया में डोमिनेंट हैं, लेकिन उन्हें ऑल ओवर जो है वो पिछड़ा बता दिया जाता है। इस बात को मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो अभी आया है, ये किस लिए आया है? ये इसलिए आया है जो कि जिनके साथ सोशली वो जो डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो उतनी बेहतर नहीं है। इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या ठीक लगता है कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे रिजर्वेशन देना आपको ठीक लगता है? देखिए, रिजर्वेशन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन लाया था तो वो इसलिए लाया था क्योंकि समाज में इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इनको मतलब दलित लोगों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ये लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, ये लोग थाली में खाना नहीं खा सकते थे, पत्तों पे खाना खाते थे ये लोग। ठीक है, आज आप देख लीजिए राजस्थान में जैसे वो एक वाल्मीकि लड़का है, उसको जान से मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि वो उनके गड़े से पानी पी देता है। अब झारखंड में देख लीजिए, एक औरत को 8 साल के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब की एक महिला है, उसको 8 साल तक बंदी बना के घर में रखा जाता है। तो ऐसी देखिए, ऐसी न्यूज़ जो है, ऐसी बातें आज भी इस देश में आ रही हैं। तो आरक्षण एक ही जरिया है इन चीज़ों से निकलने का। आरक्षण का विरोध बहुत सारे लोग कहते हैं कि करते हैं कि इससे जातिवाद फैलता है। क्या देखिए, क्या जाति को खत्म करने का कोई तरीका है आपकी नज़र में?
आप मेरी बात सुनिए, कि जाति जातिवाद व्यवस्था को किन खत्म लोगों करने ने का? शुरू किया? जातिवाद किन लोगों ने शुरू अपर किया? कास्ट ने। अपर कास्ट ने शुरू किया, लोअर कास्ट ने तो शुरू नहीं किया ना। Exactly. अपर कास्ट ने ही अपने आप को इवॉल्व करके इस तरह से अपने को आपको बना लिया ताकि वो लोअर कास्ट को दबा के रखें। उन्होंने ही जातिवाद शुरू किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी जातिवाद को खत्म करने के लिए, ताकि जातिवाद को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन लाया था। आप देख लीजिए, कहते हैं कि जातिवाद नहीं है आज भारत में, जातिवाद नहीं है तो इनको कास्ट नहीं। आप देखिए किसी भी वाल्मीकि के साथ किसी अपर कास्ट की शादी होती है, आप देखिए वो शादी करने के लिए तैयार हैं। आप देखिए उसके घर में पूरा समाज उनकी जान के पीछे पड़ जाता है। आप उनका खाना, उनके घर में खाना क्या मैं कहता हूँ, पानी पीने के लिए तैयार नहीं, आप उनके घर में बैठ के। बिल्कुल। इस तरह से समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसी चीज को खत्म करने के लिए आरक्षण इसका एक ही जरिया है। और मैं ये मानता हूं कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए और जिनका अधिकार है आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए। बिल्कुल। जो अभी हमारे पास, जो हमारे देश में जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो इकलौती गवर्नमेंट है जो 2 बार एक शेड्यूल कास्ट, एक बार एक शेड्यूल कास्ट को राष्ट्रपति चुनती हैं और एक शेड्यूल ट्राइब को चुनते हैं। तो क्या ये सच में उनका इंटेंशन है कि हम एक समाज के लिए ये राजनीतिक बातें करना चाहते हैं या फिर राजनीति? देखिए, ये राजनीतिक बातें हैं। हाँ। इसकी ये बातें या तो मैं अपने तरीके से समझूंगा, आप अपने तरीके से समझेंगे। हर बंदा इस अपना तरीका बताइए मुझे। देखिए, मैं अपना तरीका जो मेरा है वो मैं बताऊंगा कि मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक बातें हैं। इसमें रिजर्वेशन की अगर बात ये देखते तो राजस्थान में वो लड़का जान से नहीं मारा जाता, और वो वहां पे जो झारखंड में जिस औरत को 8 साल तक बंदी बनाया जाता है, तो वो किसने किया? कौन था वो? बीजेपी की एक नेता। तो फिर आप बताइए किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जा रहा है। देखिए, मैं दिखाने को तो कुछ भी दिखा दूंगा। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। क्या बात है, सही ठीक है। बात वैसे। ये बात मैं बिल्कुल आपको कहना चाहूंगा कि हर चीज़ को देखने का एक अलग नज़रिया होता है। तो आप देख लीजिए, दिखाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और होता असल में जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, बातें तो बहुत की जाती हैं कि हमने दलित लोगों के लिए ये किया, हमने ST SC समाज के लिए ये किया, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी में आप रोज़ की खबरें सुनते हैं, आप लोगों से रिपोर्टिंग लेते हैं, आप रियलिटी जाके जानते हैं, आप लोगों तक रियलिटी पहुंचाते हैं। ये मेरे से बेहतर, आप उन भी जो बैठे हैं उनसे बेहतर आप जानते हैं कि रियलिटी क्या है इस देश की। फेयर इनफ। अगर ये जो मूवमेंट है जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं अपर कास्ट, अगर ये सार्थक हो जाता है और उन्हें रिजर्वेशन में शामिल कर लिया जाता है, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव नहीं है। बिल्कुल है, अंतिम सत्य है मेरे लिए तो। अंतिम सत्य हमारे लिए भी यही बात है। हम सबसे सर्वप्रिय किसको मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन को, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वप्रिय मानते हैं, तो ये जो बात है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैं तो ये कहूंगा ये बिल्कुल हो नहीं सकती, लेकिन ये कहीं अगर हो जाता है, क्योंकि इनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही हैं, अगर ये हो जाता है, उसके बाद करेंगे क्या? देखिए, अगर मेरे पास ये नहीं ना होता कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही हैं भारत में, तो मैं आज यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा होता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत आज चल रहा होता, तो मैं यहाँ पे आज अपनी आवाज उठाने नहीं आता। मुझे पता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आज भारत में ऐसी बातें हो रही हैं। इस चीज को लेकर आज मैं यहाँ पे जंतर मंतर पे इसलिए आया हूँ कि सरकार ये चीज करने से पहले इस चीज को सोच ले, इस चीज को सोच समझ ले अच्छे तरीके से कि भारत में जो हमारे साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो पहले हो रहा था लेकिन आज भी हो रहा है, इस चीज पे कोई भी फैसला लेने से पहले हमारी आवाज़ सुन ले और हमारी बात सुन ले। और अगर ऐसा कोई कदम उठा लेती है सरकार और हमारे जो है आरक्षण को, हमारे राइट्स को, मैं कहूँगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें दिए गए हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करती है, हमें उनको इन्फ्रिंज करती है, तो हम इसके विरोध में खड़े हैं और हम बिल्कुल इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं। हम चीज़ को कभी नहीं मानेंगे। देखिए, मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम सारे एक एरिया में रहते हैं, हम एक ही थाली में खाना खाते हैं, हमारा भाईचारा, मतलब देख लीजिए हर चीज़ है, इकट्ठे रहते हैं। जहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता था, वहाँ पे सरकार ने क्या किया? ये फैक्टर डाल दिया, जातिवाद डाल दिया। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक फैक्टर डाल दिया गया ताकि ये कम्युनिटीज़ को डिस्टर्ब करके। अब हिंदुस्तान में देखिए क्या हुआ इससे पहले, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान यही करके सरकार आई, एक बंदे को दूसरे से लड़ा दिया गया, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे ये फैक्टर डाल दिया गया कि आप लड़ो और इसका फ़ायदा जो है हम उठाएंगे। देखिए, आप इनकी बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन इन सभी बातों पर विचार होना बहुत ज़रूरी है। जब इस देश में 8% सवर्णों को, 8% मोटा मोटी लगा रहा हूँ, अगर इसमें जातीय जनगणना हो जाए तो ये इससे भी कम शायद डेटा निकल के आएगा। 8% सवर्णों के लिए 10% आरक्षण है और उसमें भी 3% मस्त सिर्फ ब्राह्मण है। जब वो 3% पूरे
97% पे डोमिनेट करके रहते हैं तो आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा पड़ती रहेगी। और हमेशा बात जाती है कि रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए। हमारा सवाल ये है कि पहले जातिवाद ख़त्म कीजिए। अगर आपने जातिवाद ख़त्म कर दिया तो आपका ये रोना ही ख़त्म हो जाएगा कि रिजर्वेशन है। हालांकि इस पर रोना नहीं चाहिए। अगर आपका भाई अगर कमज़ोर है तो आपको उसको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। जी ज़रूर। जैसे आपने कहा कि जातिवाद खत्म करो, तो जातिवाद इसी तरीके से खत्म होगा जब रिजर्वेशन मिलेगी और वो लोग सोशली, एजुकेशनली, एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ के इन लोगों के साथ रिप्रेजेंटेशन में आएंगे। जब रिप्रेजेंटेशन उन लोगों की बनेगी तब ये लोग जो है, ये आरक्षण जो है, तब आरक्षण खत्म करने की जरूरत है जब सोशली इक्वल कर देंगे सबको। बहुत लंबा डिस्टेंस है ये कह रहे हैं आप। तो आप देख लीजिए फिर रिजर्वेशन बात को खत्म करने की क्या बात है। अगर आप इस चीज को जब तक खत्म नहीं करेंगे, अब ये रिजर्वेशन का कारण खत्म कर दो। मैं ये कहता हूँ जो सोशल इनजस्टिस है इसको खत्म नहीं करेंगे तो रिजर्वेशन को खत्म करके तो आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। आप सोशल इनजस्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं रिजर्वेशन को खत्म करके। तो आप मेरा एकमात्र तरीका है न्याय का, उसको भी खत्म कर देंगे। देखिए, जस्टिस का एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि उनको रिजर्वेशन दो, वो एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली ऊपर उठे और उठ के मेन स्ट्रीम लोगों के साथ, उच्च जातियों के साथ आके बैठे, उनके साथ हर चीज़ करें, तो ये जो चीज़ है ये खत्म होगी। हिंदुस्तान का एक बहुत पुराना रिवाज है जी, जातिवाद यहाँ का बहुत पुराना रिवाज है और ये तब तक खत्म नहीं। जाति के बिना देश को नहीं समझाया सकता हमारे। देखिए, समझा भी नहीं जा सकता और समझाया भी नहीं जा सकता। यहाँ पे कोई भी चीज़ जातिवाद के बिना नहीं होती है। जातिवाद, मजहब, इस चीज़ पे भारत में हर चीज़ होती है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको आरक्षण खत्म करना है, अगर अपर कास्ट को इन चीज़ में शामिल करना है, तो पहले तो आप सामाजिक भेदभाव कम कीजिए ना। जब तक सामाजिक भेदभाव कम नहीं होगा तब तक आप कैसे किसी को रिजर्वेशन में शामिल कर सकते हैं। मैं वही कहूँगा कि पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। हम किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरे न्याय की लड़ाई। हाँ, न्याय की लड़ाई है। जहाँ पे हक मेरे हक की, मेरे आने वाले मुस्तकबिल की, मेरे आने वाली जो कौम है, मेरे आने वाले जो मेरी नस्ल है, जनरेशन है, उसके अधिकार की बात होगी तो वहाँ पे उठ खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, हमेशा संघर्षों की ज़रूरत पड़ती रहती है इस देश में और आपको संघर्ष करते रहना ज़रूरी है। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ें सुननी बंद कर देगी यह सरकार, और अपनी सरकार से सवाल करना लोकतंत्र की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही सवाल, ऐसे ही इंटरव्यूज़ हम आप तक रोज़ लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।